हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मॉडिफिकेशंस ऑफ सिस्टम। तो आपके समझ में आ गया, पर अभी और कुछ भी है मॉडिफिकेशन में। अदर्स या अदर मॉडिफिकेशंस इन सिस्टम। बहुत ध्यान सुनना, ये 12th में भी टॉपिक आने वाला है आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर मॉडिफिकेशंस नंबर एक मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलता है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। आप कहेंगे इसमें क्या दिखता है सर? बड़े ध्यान से समझना। ये सॉइल है, ठीक है, दिस इज द सॉइल, और सॉइल के अंदर ये अंडरग्राउंड स्टम है। लगातार ये अंडरग्राउंड स्टम, अब हम बोर्ड पर या तो देखो राइट की तरफ दिखा सकते हैं ग्रो करते हुए, लेफ्ट की तरफ दिखा सकते हैं, नीचे या ऊपर, लेकिन रियलिटी है कि सोइल के नीचे, जस्ट सोइल के बीनीथ द सोइल, अंडरग्राउंड स्टम ग्रो इन ऑल डायरेक्शंस, नए नए एरिया में जाता है। यानी लगातार अंदर ही अंदर ये स्टम ग्रो करता रहता है, ग्रास के अंदर और स्ट्रॉबेरी के अंदर, और ऊपर जगह जगह जब ये दिस इज द अंडरग्राउंड स्टम, तो नोड भी होंगे, और नोड बियर्स द बर्ड, और बर्ड फॉर्म्स द न्यू ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में निकलती रहती है और ये अंडरग्राउंड स्टम ग्रो भी करता रहता है, और नए न्यू एरिया, यानी नए एरिया में जाता है। और नए एरिया को टेक्निकली बोलते हैं निक बोलते हैं, निच नहीं, निच बोल सकते हैं, सही है, पर निक ज़्यादातर बोला जाता है, पर आप जो मर्जी बोल सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको 3 तरीके से आप बुला सकते हैं, निच, निक और निश। तो नए नए एरिया में जब भी न्यू निक आ जाए, समझ लीजिए नया एरिया, तो ग्रो करते करते नए नए एरिया में जाता रहता है। ओल्डर पार्ट डाई होता रहा, ओल्डर पार्ट्स डाई एंड न्यू ब्रांचेस ओरिजिनेट्स। नई ब्रांचेस में से ब्रांचेस निकलती रहती हैं और ओल्ड पार्ट डाई करते रहते हैं। ये भी एक अडाप्टेशन से अपने आप को फैलाने की, अपने आप को सर्वाइव करने की। जैसे हम सभी के साथ है कि ये एक कोई एडल्ट पर्सन है, इनके ये संतान हुई, ये फादर बन गए, यानी पापा जी हो गए, ये उनका सन हो गया। अब इनकी मैरिज हुई, जब ये एडल्ट हुए, इनका सन हो गया, तो अब ये पापा हो गए और ये बाबा जी हो गए। सबके ऊपर एप्लीकेबल है ये बात। फिर ये पापा बन गए, ये बाबा जी बन गए, या तो सरवाइव कर रहे हैं या डेथ हो जाएगी। यानी पीछे ओल्ड जनरेशन्स की डेथ होती जा रही है और ओल्ड में से नई ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, और ये इसी हिसाब से दुनिया चल रही है। हर एनिमल में यही प्रोसेस है कि प्रोड्यूस करने वाला एक समय के बाद वो डेड हो जाता है और नई ब्रांच निकलती है। तो इन ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द ओल्ड पार्ट्स and grow into new nicks while the old parts die। तो लगातार ये चलता जा रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, पर सेकंड इज मोर इम्पोर्टेंट। मिंट एंड जास्मीन। मिंट मतलब पुदीना, जास्मीन मतलब चमेली। तो चमेली का फूल सुना होगा आपने। इसके अंदर क्या है? दिस इज द स्टम, दिस इज सोइल लेवल, this is root, this is the aerial stem, aerial stem। इस एरियल स्टम से जो लोअर ब्रांच है, लोअर ब्रांच मतलब जो सोइल के करीब है, जो लोअर ब्रांच है, कुछ ब्रांच वहां से नीचे ऐसे झुक जाती हैं, बेंड डाउन, आर्क बेंड डाउन, एंटर इनटू सोइल, grow horizontally for some distance and obliquely emerge out and forms new plant, और नया प्लांट बना लेती है। तो इनके अंदर अडाप्टेशंस क्या है कि एक लेटरल ब्रांच, लेटरल कहते हैं साइड से निकली हुई, एक लेटरल ब्रांच ऊपर से नीचे की तरफ गई, सोइल में ग्रो करके फिर वो जगह से बाहर निकल गई। फिर यहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी, फिर ऐसे ग्रो करेगी, फिर ऐसे निकल जाएगी। तो आप बाबा जी से या पापा से कंफर्म करिए, एक बार पुदीना घर में लगा दीजिए, कितनी भी बड़ी ज़मीन है, और वो हर साल ऐसे फैलता रहेगा। एक जगह जगह से अपने आप ब्रांचेज निकलती रहेंगी,
क्योंकि थोड़ी सी ब्रांच वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है और फिर कहीं से बाहर निकल आती है। तो मिंट और जास्मीन में याद रखना है कि लेटरल ब्रांच ऊपर से नीचे गई, जबकि बनाना में, बनाना बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है पर बुक ने लिखा है, पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट किसे कहते हैं? क्राइसेंथेमम ऑर्नाप्लांटल उसे कहते हैं ऑर्नामेंटल, जिसे हम उसके खूबसूरत पत्तियों के लिए, खूबसूरत लीफ या खूबसूरत फ्लावर के लिए ग्रो कराते हैं। यानी इससे हमें कोई मेडिसिन या वेजिटेबल या फ्रूट नहीं मिलना, सिर्फ हम इसकी सुंदरता के लिए लगाते हैं, डेकोरेशंस के लिए लगाते हैं। द प्लांट्स विच आर कल्टिवेटेड ओनली फॉर डेकोरेशन बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लीव्स और एटसेट्रा, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसे ऐसे प्लांट को ऑर्नामेंटल कहते हैं। तो इनके अंदर क्या है? इसके अंदर जस्ट इससे अपोजिट है, यानी कि जास्मीन और इससे जस्ट अपोजिट है। दिस इज द एरियल स्टम, सोइल लेवल, थोड़ा सा पोर्शन इनमें अंडरग्राउंड होता है, सोइल के अंदर होता है, जैसे पोटैटो में ये। दिस इज रूट, रूट सिस्टम। इनके अंदर क्या है? यहाँ ऊपर से ब्रांच नीचे आके ग्रो करी, इसमें अंडरग्राउंड पोर्शन से जो लेटरल ब्रांच निकली ग्रोज सम डिस्टेंस, ग्रोज फॉर सम डिस्टेंस हॉरिजेंटली अंडर द सोइल एंड ओब्लिकली इमर्ज आउट। यानी कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आई और यहाँ पर क्या हुआ? नीचे से ऊपर गई। बस फर्क याद रखना है कि बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम में अंडरग्राउंड ब्रांच नीचे से ऊपर आती है और इसके अंदर ऊपर से नीचे आती है। वो बात अलग है, ये ग्रो करके फिर जगह से बाहर निकल आती है। ठीक है, इसलिए इसे हटा देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे देख करके कि हम क्या लिखें। ठीक है, तो मिंट और जास्मीन में ऊपर से ब्रांच नीचे गई और इसमें से अंडरग्राउंड ब्रांच बाहर आई। लास्ट एग्जाम्पल है स्टम का मॉडिफिकेशन। पिस्तिया एक एक्वेटिक प्लांट है, इकोर्निया एक्वेटिक प्लांट है, इसे वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। ये तो आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, 12th में कम से कम 10 बार हम बोलेंगे इकोर्निया, पूरा नाम भी बोलेंगे इकोर्निया क्रेसिप्स, पर अभी आप फिलहाल इकोर्निया याद रखें। तो ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बोथ आर एक्वेटिक प्लांट्स। इनमें क्या मॉडिफिकेशंस है कि दिस इज द वाटर, ये एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक के साथ साथ सरफेस पे तैरते हैं। पानी में पाए जाने वाले प्लांट, द प्लांट्स फाउंड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स बट दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक वो होते हैं जो सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, वो सरफेस पे रहते हैं। और जो पानी में ही डूबे रहते हैं, बाहर नहीं आते, नीचे पानी में मिलते हैं, उन्हें सबमर्ज्ड बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स बट बोथ आर एक्वेटिक प्लांट्स। दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं बिकॉज दे ग्रो इन वाटर। जो पानी में ग्रो करे उन्हें एक्वेटिक बोलते हैं, तो चाहे सरफेस पे करे चाहे वाटर के बॉटम पे करे, बट दीज आर फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। ये फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स हैं और उनके अंदर जो स्टम है वाटर के ऊपर, जस्ट वाटर के कुछ सेंटीमीटर नीचे, बिल्कुल ये आप कह सकते हैं बिल्कुल पानी के एकदम नीचे ये स्टम ग्रो करता रहता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे सोइल के नीचे ये ग्रो कर रहा है ग्रास में स्टम, ये पानी के अंदर करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करता है। और स्टम बियर्स द नोड, और नोड के ऊपर होती हैं आप जानते हैं बड। फ्रॉम दिस बड न्यू लीव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रूट्स आर प्रोड्यूस्ड जस्ट बीनीथ द नोड। नीचे की तरफ रूट प्रोड्यूस हुई, ऊपर की तरफ लीफ प्रोड्यूस हुई। तो इनका स्टम जो है लगातार वाटर के अंदर ग्रो करता रहता है। तो दिस कंडीशन इज फाउंड इन पिस्तिया एंड इकोर्निया। तो ये 4 अडाप्टेशंस है, इनमें देखो समझने का तो कुछ है नहीं देखा जाए, बस आपको एग्जाम्पल याद करने चाहिए कि ग्रासेस में और स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टम लगातार ग्रो करता है, नए नए एरिया में जाता है और ओल्ड पार्ट डाई होता रहता है। मिंट और जास्मिन में लेटरल ब्रांच थोड़ा ग्रो कर झुक जाते हैं नीचे, आर्क डाउन हो जाती है और फिर सोइल के अंदर ग्रो करके आगे कहीं से भी निकल जाती है। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम में उल्टा है, नीचे से ब्रांच ऊपर आ जाती है।
और पिस्चर इकोर्निया के अंदर स्टम कंटिन्यूसली सरफेस पर ग्रो करता है, फैलता रहता है। तो ये पहले रजिस्टर में ये नोट कर लेंगे आप, ठीक है, एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा कहना मानकर अभी आज ही सोने से पहले एक काम करेंगे, आप जरूर करेंगे, आप कहना माना करो जरा अपने फ़ायदे के लिए। पेज नंबर 69 पर, पेज नंबर 69 पर एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड पर ये पैरा दिया हुआ है। ये वही लिखा है जो यहाँ पर हमने दिखाया आपको, जबकि यहाँ दिखाया कुछ नहीं है, ठीक है, दिखाया कुछ नहीं है, बस ग्रासेस का थोड़ा सा दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ सब कुछ डायग्रामेटिकली है। ये पैरा आप लिख देंगे, यानी पहला पैरा लिख देंगे, द लीफ नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे आप ज़रूर। तो सबसे पहले इसे रजिस्टर में नोट कर लीजिए एकदम साफ साफ। उसके जस्ट बाद ये लिखना है, यानी क्लास लेने के बाद लिख लेना, आधा पेज छोड़ देना, आधा पेज छोड़ देना रजिस्टर में, और उसे अभी नोट कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जब आप इसे नोट करके इसे नोट करेंगे तो आप कहेंगे हमें एक एक लाइन समझ में आ गई सर, ठीक है। तो पेज नंबर 69 है, याद रखिए, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा रहे हैं इसको। हाँ जी, पेज नंबर 69 फर्स्ट पैरा अच्छे से नोट कर लेंगे। राइट हैंड साइड आधा पेज छोड़कर हेडिंग डालिए द लीफ, आधा पेज छोड़कर हेडिंग डालिए द लीफ, ये भी नोट कर लीजिए, और आधा पेज छोड़ दीजिए। द लीफ, हमने कहा जब आप लीफ सुनते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? आपने कहा सर एक तो हमें ये समझ में आता है कि एक से ज़्यादा लीफ को लीव्स बोलते हैं, हमने बिल्कुल सही समझ में आता है। आपने कहा कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर होती हैं सर, हमने ठीक है। आपने कहा सर ग्रीन होती है, उसमें कुछ तो एक फ्लैटेंड पार्ट होता है, ऐसे फ्लैटेंड पार्ट, हमने ठीक है। कि सर एक स्टाक होती है, हमने बिल्कुल ठीक है। कि कहीं स्टम्प पे या उसकी ब्रांच पे वो अटैच होती है, तो हमने ठीक है, हमें इस लीफ को पढ़ना है। और जो लीफ की स्टाक है ना, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लीफ। लीफ का मतलब फ्लैटेंड पार्ट नहीं है, ये पूरा ही लीफ है, ठीक है। तो लीफ क्या है? ग्रीन स्ट्रक्चर है। पहले ध्यान समझना, रटना मत कुछ भी ना, इधर उधर ध्यान भटकाना। दिस इज द स्टम, ये एक स्टम है, ठीक है। हो सकता है उसकी ब्रांच हो, क्योंकि अगर हम यहाँ रूट सिस्टम दिखा दे तो गारंटी से मेन स्टम है, और जब हम रूट नहीं दिखा रहे तो इट मे बी ब्रांच। तो स्टम हो चाहे ब्रांच हो, आप जो मर्जी माने। दिस इज द नोड, ये नोड है, और नोड उस साइट को कहते हैं द रीजन एट विच लीव्स आर प्रोड्यूस्ड और ओरिजिनेट, दे आर, दिस इज कॉल्ड नोड। ये पढ़ चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में। और ये आपके सामने एक लीफ है, दिस इज द लीफ, ये उसकी स्टाक है, और ये उसका फ्लैटेंड पार्ट है जो आप बोल रहे हैं। ये आपने कहा बिल्कुल सही, हम इसे ही कह रहे थे सर। हमने देखिए एक तो लीफ के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ए टिपिकल लीफ, ए परफेक्ट, टिपिकल मतलब परफेक्ट लीफ, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक तो लेमिना, इस फ्लैटेंड पोर्शन को, जितने फ्लैटेंड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड लेमिना, इसे लेमिना बोलते हैं। दिस फ्लैटेंड पार्ट इज लेमिना। लेमिना इज ऑल्सो नोन एज लीफ ब्लेड, इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। दोनों वर्ड याद रखने। और जो ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, तो क्या लेमिना का किनारा नहीं है, मार्जिन नहीं है? यानी कि अगर हम कह रहे हैं लेमिना है, तो ये लेमिना का मार्जिन हो गया ना, किनारा। आपने कहा हाँ जी, हमने कहा अगर ये बुक है तो ये बुक का किनारा हो गया ना, मार्जिन। तो ऐसे ही दिस इज द लीफ मार्जिन, ये लीफ मार्जिन है, इसे बोलते हैं लीफ मार्जिन। तो आप अपने घर में जितने भी प्लांट हैं, आप उन सब के प्लांट की लीफ देखना, सबके मार्जिन में फ़र्क होगा। कोई ऐसा एकदम स्मूथ होगा, बिल्कुल ऐसा। किसी के अंदर आप अपने घर में नहीं, गार्डन में आप ऐसे देखेंगे, आरी जैसा सिर्रेट, कोर्स में नहीं है पर मुंह से निकल गया तो सुन लीजिए, आरी जैसा तो सिर्रेट कहते हैं। कुछ गार्डन में जब आप कभी जाओगे तो ऐसे देखना, कुछ में ऐसा वेव लाइक होगा, वेवी बोलते हैं, वेवी। तो किसी के अंदर ऐसे होगा जैसे दांत निकल रहे हो, इसे कहते हैं डेंटेट।
तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ मार्जिन्स, पर हमें कुछ याद नहीं रखना क्योंकि हमारे कुछ सिलेबस में नहीं है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो स्मूथ दिख रहा है ना, तो इसको याद करने में क्या बुराई है। तो लीफ मार्जिन अगर स्मूथ है तो उसे टेक्निकली इंटायर बोलते हैं। वैसे इंटायर का मीनिंग संपूर्ण होता है, लेकिन जब लीफ की बात आती है तो लीफ, ऐसे लीफ मार्जिन को इंटायर कहते हैं जो बिल्कुल स्मूथ हो, यानी उसमें ना कोई दांत जैसे डेंटेट हो, ना वो सर्रेट हो और ना वो वेवी हो, बिल्कुल स्मूथ हो, तो दिस इज कॉल्ड इंटायर। और आप अपने घर में ये भी देखना कि जो ये इसकी टिप है लीफ की, ये अलग अलग होगी। किसी में ऐसी होगी, आप नीम के अंदर उसके अंदर देख लेना, पीपल के अंदर जिसका नाम है फाइकस रेलिजियोसा, किसी के अंदर ऐसी पैनी सी होगी, किसी के अंदर ऐसी बलंट होगी। तो ये लीफ अपेक्स भी वेरिएबल है। तो लेकिन इस अगले पोर्शन को बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड लीफ अपेक्स। तो डिफरेंट प्लांट में लीफ अपेक्स अलग है, डिफरेंट प्लांट्स में लीफ मार्जिन अलग है, लेकिन फिलहाल दिस इज द लेमिना, इस पोर्शन को लेमिना बोलते हैं। फिर इस लेमिना के अंदर आप क्या देखते हैं, एक बीचों बीच मोटी सी लाइन है, एक आपको धारी दिखाई देगी, आप अपने घर में देखेगा जरूर, एक मोटी सी मेन सी लाइन दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड मिडरिप, इसको मिडरिप बोलते हैं। जो बीचों बीच एक प्रोमिनेंट धारी दिखाई देती है, मिडरिप। और इस मिडरिप से आपको बहुत सारी और ब्रांचेस दिखाई देंगी, जरूर देखना आज ही, आज नहीं तो कल देख लेना, पर देखना जरूर। और ये जो ब्रांचेस है ना, ये मार्जिन को टच नहीं करेंगे, आप इस बात को जरूर देखना, मार्जिन से थोड़ा पहले ही डिसअपियर हो जाएंगे। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड द ब्रांचेस प्रोड्यूसिंग फ्रॉम मिड रिब आर कॉल्ड वेन्स, इनको वेन्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वेन्स। तो वेन्स क्या करती हैं, एक तो वेन बिल्कुल इस तरीके से है जैसे हमारे अंदर एक बोनी एंडोस्केलेटन है ना, सपोर्ट देता है, इसलिए हम सीधे खड़े हैं ऐसे। अगर हम किसी की बॉडी से जादू से ऐसे सारा स्केलेटन निकाल लें तो क्या पूरा ये मसल्स एकदम नीचे नहीं बैठ जाएंगे। अच्छा, आपने छत जब पड़ती है तो आपने लेंटर देखा है, तो लेंटर में एक लोहे का एक जाल बिछाते हैं ना, सरियों का एक आयरन रोड है, उनका पूरा एक जाल बनाया जाता है, उनमें मसाला भर दिया जाता है। ऐसे ही उन नेटवर्क जो है, जो छत के अंदर नेटवर्क है सरियों का, लोहे की रोड का, ऐसे ही नेटवर्क यहाँ वेन का है और इनके अंदर सेल भर दी गई हैं। तो एक लीफ लेमिना को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको यानी कि उसके स्केलेटन का काम कर रहा है, तो वो कौन है, वेन्स है। इस छत की मजबूती बताइए सर, ये लोहे के जाल में है या नहीं है। अगर लोहे के जाल ना हो तो क्या छत पे हम खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे दीज वेन्स प्रोवाइड द रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, रिजिडिटी टू द लीफ लेमिना। दूसरा, रूट वाटर और मिनरल जब नीचे से ऊपर की तरफ पंप करती है, सेंड करती है, तो इसी से लीफ में आता है। लीफ के अंदर मिडरिप में आता है पेटियोल, ये स्टाक को पेटियोल कहते हैं, जो हमने मिटा दी। इस पेटियोल से अभी लिखेंगे स्पेलिंग, फिलहाल ऐसे देख लीजिए, पेटियोल। इस पेटियोल से वाटर एंड मिनरल्स मिडरिप में आए, मिडरिप से वेन में आए, और वेन से भी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, वेन की भी छोटी ब्रांच है। अगर आप डाइकोट प्लांट की बात कर रहे हैं तो, अगर मोनोकोट है तो उसमें वेनलेट यूजली नहीं मिलती, और मोनोकोट और डाइकोट प्लांट में हम अच्छे से फर्क सिखा चुके हैं। तो डाइकोट में वेन की भी ब्रांच होती है, इन्हें बोलते हैं वेनलेट्स, दीज आर कॉल्ड वेनलेट्स, यानी वेन की छोटी ब्रांच। जहाँ पीछे लेट लग गया ना, छोटा समझ लिया करो, वो छोटी बूंद है ड्रॉपलेट है, छोटी सी बुक है बुकलेट है, छोटा सा प्लांट है प्लांटलेट है, छोटी सी लीफ है लीफलेट है, छोटी सी वेन है वेनलेट है। कितनी सारी चीज़ें थी, अब कितनी आसान बायोलॉजी है, बस जरा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये वेन्स क्या कर रही हैं, क्या एक चैनल की तरह काम नहीं कर रही कि पूरी डिफरेंट सेल्स में ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करा रही हैं। तो वेन्स सिर्फ रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं करती, दे ऑल्सो एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा, जो लीफ में हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि जो लीफ फूड बनाती है वो रूट तक भी जाता है, फ्रूट तक भी जाता है। तो यही जो फूड यहाँ बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बिकॉज लीव्स आर ग्रीन, लीव जर्नली ग्रीन होती हैं, और जब ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक है, और ये फूड जो बन करके एब्जॉर्ब हुआ वेन में और वेनलेट्स में, तो वेन और मिडरिप से होता होता रूट में भी चला गया। तो दीज वेन्स नॉट ओनली एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दे ऑल्सो एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो तीन चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, एक तो वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, मिनरल्स को भी करती हैं और फूड को भी करती हैं।
वाटर मिनरल टूवर्ड्स द लीफ, फूड फ्रॉम द लीफ, लीफ से फूड जा रहा है बाहर की तरफ। आपने कहा सर और क्या स्ट्रक्चर, हमने कहा पेटियोल है, जरा पेटियोल पे जरा पीएचडी कर लेते हैं। पेटियोल मतलब दिस स्टाक ऑफ द लीफ, ये जो स्टाक है इस स्टाक को पेटियोल बोलते हैं। तो ये पेटियोल ही है, ये पेटियोल मतलब लीफ स्टाक, लीफ स्टाक ये पेटियोल ही है जो इस लेमिना को लाइट की तरफ होल्ड करके रखता है क्योंकि इसे लाइट चाहिए। दूसरा, ये पेटियोल बड़ा थिन भी होता है, फ्लेक्सिबल भी है। आप घर में जो भी प्लांट उसमें देखना बड़ा थिन है, फ्लेक्सिबल है, और अधिकतर प्लांट में लंबा भी होता है। तो जिसकी वजह से जब तेज़ हवा चलती है, जब गर्मियाँ होती है और हवा चलती है हल्की सी, तो विंड में ये देखो लेमिना ऐसे फ्लटर करता है, फ्लटर मतलब फड़फड़ाता है, हिलते डुलते हैं। तो लेमिना हिलता डुलता है, फ्लटर मतलब हिलना डुलना। तो थिन लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ द लीफ लेमिना टू फ्लटर इन द विंड, जिससे कि लीफ की कूलिंग होती है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और एसी कूलर पंखा नहीं है तो अगर हम ऐसे करते हैं तो कूलिंग होती है ना, या मुंह ऐसे करके देखना बड़ी गर्मी में आप कहेंगे ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि फ्रेश एयर आती है। तो जब फ्लटर करता है तो सीधी सी बात है यहाँ से वेपर उड़ते हैं, जब वेपर उड़ते हैं तो कूलिंग होती है। तो गर्मियों में लीफ को बचाने में थोड़ा सा रोल इसका भी है। और दूसरी बात, आप कहेंगे इसके फ्लटर करने से फ्रेश एयर कैसे आएगी, नई एयर कैसे आएगी। हमने जो आप पंखा चलाते तो हवा देता है, आपने कहा देता है। हमने आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, पंखा कहाँ हवा देता है? क्या पंखे के अंदर हवा भरी हुई है वो हमें देता? वो सिर्फ इस एयर को, जो उसके ब्लेड हैं वो इस एयर को काटते हैं, और जब वो एयर को काटते हैं ब्लेड तो वो वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम। और जब वो वैक्यूम क्रिएट होता है तो आसपास की एयर उसे फिल करने के लिए, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वहाँ मूव करती है। इसलिए आप पंखा यहाँ चलाते हैं, अंगीठी बाहर जल रही है तो धुआं अंदर खींचने लगता है ना, या यहाँ पंखा चला रहे हैं उस कमरे में हवन चल रहा है तो उस हवन का धुआं यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और आसपास की एयर उसे भरती है। तो ऐसे जब ये फ्लटर करता है तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो आसपास की फ्रेश एयर आएगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर नहीं आएगी। तो हर चीज़ के पीछे एक सोच है, एक समझदारी की बात है, रटने की बात कुछ नहीं है। और फिजिक्स भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और फिजिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। बेशक हम बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं पर देखा जाए तो फिजिक्स से द बेस्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स पे आप बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, बायोलॉजी और फिजिक्स मजबूत रखिए। देखिए ये नहीं कि केमिस्ट्री छोड़ देंगे, सब कुछ मजबूत रखिए। पर बच्चे क्या सोचते हैं, नीट में जाना है तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है मेरे को, और कोई छोटी सोच का अगर टीचर है बायोलॉजी का, हम तो छोटी सोच के नहीं है। ये जो 11th पढ़ते थे, इस साल जो 12th वो बता देंगे। आप तो नए नए बच्चे हैं कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो उसका मतलब नहीं कि बायोलॉजी पढ़नी है आपको। डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतना ज़रूरी है। 50% ही आएगा तो 25% ही आएगा। खाली 50% की तैयारी से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो पेटियोल बड़ा काम करता है एक लीफ के अंदर। अब इस पेटियोल का ये पार्ट, अगर ये पेटियोल है तो ये वाला एंड, इसका ये एंड जो अटैच करता है लीफ को स्टम से, इसको बोलते हैं, यानी इसके एंड को जो ये अटैच करता है इसे बोलते हैं लीफ बेस। ये हमने अलग कलर से दिखा दिया है, यानी दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। तो लीफ बेस मतलब एंड ऑफ द पेटियोल। ए लीफ इज अटैच टू द स्टम एट द नोड विद द हेल्प ऑफ द लीफ बेस। तो लीफ बेस की हेल्प से एक लीफ स्टम से अटैच है, और आप जानते हैं वो अटैच होगी हमेशा नोड पर, ये आप पहले से जानते हैं। तो एक टिपिकल लीफ के 3 पार्ट्स हैं, लेमिना है, पेटियोल है और लीफ बेस है। एक बात और सुनिए, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, जिसका पूरा नाम भी आपको बताया हुआ है मोनोकोटिलिडन्स, इनके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, इससे समझा रहे हैं। ये एक लीफ है, एक मान के चलिए एक लीफ है जिसके अंदर एक लेमिना है, एक लेमिना है, ये लीफ मार्जिन हो गया, ये मिडरिप हो गया, वेन हो गया, वेनलेट्स हो गई, ये पेटियोल हो गया। आपने कहा बिल्कुल सही सर, हमने पेटियोल हो गया, ठीक है। तो मोनोकोट के अंदर जो लीफ बेस है वो एक फ्लैट हो जाता, देखिए एक्सपैंड हो जाता, फैल जाता, और फैल के एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे क्या बोलते हैं, शीथ बोलते हैं ये। और ये क्या करता है, ये एक स्टम है, ये वाला स्टम है, और ये नोड है,
दिस इज द नोड। तो इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ दैट कवर्स, ध्यान देखना, दिस इज द नोड जो ब्लैक लाइनिंग आपको दिख रही है। दिस लीफ बेस कवर्स द स्टम पार्सली और होली। पार्सली तो ये हो गया कि थोड़ा सा कवर कर रहा है, और होली ये हो गया। देखो तो मोनोकोट के अंदर दिस लीफ बेस कवर्स द स्टम पार्सली और होली। पार्सल और होली मतलब फिर देख लीजिए कि ये तो हो गया, ये स्टम है, ये तो हो गया पार्सली कवर करना, ये हो गया होली कवर करना। तो मोनोकोट लीफ के अंदर लीफ बेस एक शीथ बन जाता है, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बन जाती है। दूसरी बात देखिए, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखा रही, ये हो गया, ये लेमिना है, पेटियोल है, लीफ बेस होगा। यहाँ तो ये एक्सिल है, रोज पढ़ रहे हैं आप, 2 दिन से पढ़ा रहे हैं कि लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होती है। यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होगी, और एक्सिलरी बर्ड का जो फेट है शायद तीसरी बार लिखेंगे बोर्ड पर कि या तो ब्रांच बनेगी या फ्लावर बनेगी। आपने कहा बिल्कुल आप तीसरी बार लिखेंगे सर, इस बर्ड का नाम आपने कई बार हमें सिखाया है कि एक्सिलरी बर्ड है, और हमने कई बार ये भी सिखाया होगा लेटरल बर्ड है। आपने कहा बिल्कुल सिखा रखा है सर आपने कि दिस इज द लेटरल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, और इसका काम है या तो डेवलप होती है ब्रांच में या फ्लावर में। इट डेवलप्स इनटू ए ब्रांच और फ्लावर। तो यहां तो होगी, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों जी, एक्सिलरी बर्ड। यहां तो एक्सिलरी बर्ड हो गई, करीब से देखिए, यहां तो एक्सिलरी बर्ड हो गई। अगर आप यहां जब आ जाओगे तब सामने दिखाएंगे आपको ओरिजिनल, तब मजा आएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर लीफ बेस पर यहां तो हो गई एक्सिलरी बर्ड। तो इधर और उधर ये एक छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अगर आप वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखेंगे तो आप अपने आप पहचान जाएंगे कि ये लेमिना है, पेटियोल है, लीफ बेस है, यहाँ एक्सिलरी बर्ड भी दिखेगी आपको, और इधर और उधर छोटी सी लीफ जैसी स्ट्रक्चर, बहुत छोटी सी लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिख सकती है। हर प्लांट में नहीं होती, पर जिनमें भी है, यूजुअली डाइकोट में है, उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिप्यूल्स। These are called stipules। तो स्टिप्यूल्स क्या है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ए पेयर ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। तो एक लीफ के क्या क्या कंपोनेंट है, क्या उनके फंक्शन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनते सुनते आप लिख भी सकते हैं या बाद में लिख लेना, सुन लीजिए ध्यान से। ए लीफ इज ए ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखता हो उसे फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। और एबिलिटी उसी में है जो ग्रीन है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, तभी वो ग्रीन दिखती है। ए लीफ इज ए ग्रीन फोटोसिंथेटिक, लेटरल है, साइड में लगी हुई होती है, लेटरल है, एंड फ्लैटेंड है। फ्लैट आप समझते हैं ऐसे, बिल्कुल आप समझ गए होंगे देखने से कि फ्लैटेंड पार्ट है, एकदम चपटा है। एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, एक है तो स्ट्रक्चर बोर्नी यानी प्रेजेंट, बोर्नी ऑन द स्टम। आपने कहे तो बोर्नी होती है सर नोड पर, हमने लिख लेते हैं अगली लाइन। ए लीफ डेवलप्स एट द नोड ऑफ द स्टम, नोड ऑफ द स्टम। ठीक है, पहले आप इतना सारा रजिस्टर में नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं। नोट करिए जल्दी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये चैप्टर थोड़ा मेहनत वाला ज़्यादा है। ये एक स्टम है, दिस इज द स्टम, ये रूट सिस्टम है, ठीक है। ये सोइल लेवल है, दिस इज द सोइल लेवल।
जो स्टम की टिप है, स्टम या स्टम की ब्रांच की टिप है, ठीक है, चाहे ब्रांच हो उसकी टिप है, चाहे रूट की टिप है, आप जानते हैं यहाँ टिप पर एक ऐसा टिश्यू मिलता है प्लांट की, चाहे स्टम की टिप हो चाहे रूट की टिप हो, दैट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, डिवाइड्स रिडिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस द न्यू सेल्स, और लगातार नई नई सेल प्रोड्यूस करता है, स्टम की लंबाई भी और रूट की लंबाई भी बढ़ाता जाता है। इसको बोलते हैं मेरिस्टीम। आपने कहा बता चुके हैं सर, हमने अपेक्स पे है, चाहे ये अपेक्स हो चाहे ये अपेक्स हो, आपने कहा एपिकल मेरिस्टीम, जो अपेक्स पर हो एपिकल मेरिस्टीम्स, यहाँ एक टिश्यू है एपिकल मेरिस्टीम। अगले चैप्टर में एक पेज लिखा जाएगा मेरिस्टीम के ऊपर। दूसरा, ये स्टम पे है तो एपिकल तो ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो एपिकल मेरिस्टीम, एपिकल मेरिस्टीम, जो अपेक्स पे वही एपिकल मेरिस्टीम, लेकिन जो रूट पे है वो रूट एपिकल मेरिस्टीम, और जो स्टम पे है या सूट पे है, स्टम मतलब सूट, तो सूट एपिकल मेरिस्टीम। तो दो तरह की मेरिस्टीम आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है। हम कह रहे हैं लीव्स ओरिजिनेट, लीव्स यानी प्लूरल, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टीम, इससे लीव प्रोड्यूस होती हैं। आपने कहा इससे लीव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हमने देखे कैसे होती हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर लगातार डिवाइड कर कर, ये टिश्यू डिवाइड कर कर ये तो लगातार ग्रो करता जा रहा है, और साइड में इसने लीव प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, फिर ये और ग्रो करता जा रहा है, साइड में लीव प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। ये यंग है, ये पहले बनी है तो ये ओल्ड है, इनका साइज बड़ा होता है। जैसे आप छोटे भाई हैं तो आपकी लंबाई कम है, आपसे बड़ा है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, जेनेटिकली कम हो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये ओल्ड लीफ है तो आप समझ गए, क्योंकि ये अपेक्स है, दिस इज द अपेक्स, जहाँ पर एपिकल मेरिस्टीम था और इसने लीफ प्रोड्यूस कर दी। और आप देख रहे हैं कि ये अगर ये अपेक्स है तो ये बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द स्टम, ये स्टम का अपेक्स है यानी कि, और ये स्टम का बेस है, आपने कहा बिल्कुल बेस है, समझ में आ गया। आपने कहा अच्छा ये बताना इसमें यंग लीफ कौन सी है, तो आपने कहा ये पहले नंबर की ये है, दूसरे नंबर की ये ओल्ड है, ये कंपैरेटिवली यंग है, और जो तीसरी आप बनाओगे वो और ज़्यादा यंग होगी, सबसे ज़्यादा ओल्ड तो यही होगी। हमने ठीक है यही समझाना था आपको कि ये यंग लीव्स है, यंग लीव्स, ये ओल्ड लीव्स है। देखिए जब भी ऐसा अरेंजमेंट, जब भी कोई अरेंजमेंट हो, चाहे लीफ का हो चाहे फ्लावर का हो, ऐसा अरेंजमेंट कि बेस की तरफ तो हो ओल्ड, बेस की तरफ तो हो ओल्ड, चाहे वो लीफ है चाहे फ्लावर है, और यंग हो अपेक्स की तरफ, यंग हो अपेक्स की तरफ, इस अरेंजमेंट को एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। एक्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्रोपिटल अरेंजमेंट का मीनिंग हो गया लीव्स आर अरेंज, अगर हम कहते हैं लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर, तो आप समझ लीजिए ओल्ड लीव्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्टम एंड यंग लीव्स टुवर्ड्स द अपेक्स। फ्लावर भी अगर बेस की तरफ है, फ्लावर में भी आएगी ये बात, अगर बेस की तरफ ओल्ड है, ठीक है, और अपेक्स की तरफ यंग है, तो वो भी एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। अगर इससे उल्टा हो जाए, फ्लावर में सीखेंगे उल्टा भी, अगर उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए, मान लीजिए यंग लीफ यहाँ होती और ओल्ड यहाँ होती, मान के चलिए उसे बेसिपिटल बोलते हैं, तो उसे बेसिपिटल बोलते हैं। तो बस इतना याद रखना, कैसे याद रखें कि बेसिपिटल है एक्रोपिटल है, यंग को ध्यान रखना, यंग को कंसीडर करते हैं। यंग अगर अपेक्स पे है, ए पे है तो एक्रोपिटल, और यंग अगर बेस पे है तो बी फॉर बेसिपिटल। यानी यंग लीफ को देख लेना, यंग लीफ अपेक्स की तरफ है, ए की तरफ है तो एक्रोपिटल, और बी की तरफ है, बेस की तरफ है तो बेसिपिटल। लेकिन लीव्स हमेशा एक्रोपिटल में होती है, बेसिपिटल में नहीं होती। फ्लावर बेसिपिटल में मिल सकते हैं, और कोर्स में हम मिलवाएंगे आपको, चिंता मत करिए। तो लीव्स किससे ओरिजिनेट होती हैं, आपने कहा जी बिल्कुल स्टम सूट अपेक्स सूट एपिकल मेरिस्टेम से होती हैं, और एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होती हैं।
यानी एक्रोपिटल अरेंजमेंट। अगली लाइन देखिए, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम and they are arranged in acropital manner या अरेंजमेंट, मैनर या अरेंजमेंट, जो आपको अच्छा लगे, अरेंजमेंट। ठीक, 2 लाइन छोड़ दीजिए। ए टिपिकल लीफ यानी परफेक्ट लीफ, कंप्लीट लीफ। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। नंबर 1, A typical leaf consists of following 3 distinct parts: the lamina, also known as leaf blade, petiole, leaf stalk and leaf base। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए। पहले ये सब कुछ ये बनाइए और इसे नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर हम अगला लिखते हैं। दो लाइन छोड़कर, इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू, याद करो, सब बातें याद आ गई होंगी। आपने कहा बिल्कुल आ गई। कवरिंग द स्टम एट नोड पार्सली और होली। नंबर 2, इन लेग्यूमिनस प्लांट, आप जानते हैं जितनी भी पल्स हैं, जितनी भी दाल है, चने हैं, राजमा है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इन्हें लेग्यूम्स भी कहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स की पहचान ये है कि जब आप इनका रूट सिस्टम जब उखाड़ेंगे ना, जब किसी दाल का पौधा या राजमा या चने का पौधा ऐसे जड़ों के साथ उखाड़ेंगे, डिग आउट करेंगे, डिग आउट मतलब उखाड़ लेना, तो आपको इन पे रूट पे ना जगह जगह पर ऐसी स्वेलिंग्स दिखाई देंगी। स्वेलिंग्स, जगह जगह गांठ होंगी। गांठ को आप अंग्रेजी में नोट कहते हैं। तो इनकी रूट्स में नोट लाइक स्ट्रक्चर होंगी और इन रूट नोट लाइक स्ट्रक्चर को याद करो, आपने सुना हुआ है 10th में, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और जब आप 13 चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, तो आप रूट नोड्यूल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, हाउ रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ये भी पढ़ेंगे। दूसरा, रूट नोड्यूल पोसेसेस बैक्टीरिया, इनमें बैक्टीरिया भी होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम क्या करते हैं? आपने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तुमने नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, क्यों करते हैं, सब कुछ 13 चैप्टर में मज़ेदार चीज़ आएंगी। पर इन लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब द प्लांट्स हैविंग रूट नोड्यूल्स, उनका जो लीफ बेस है वो स्वेलअप हो जाता, फूल जाता है। आप कहेंगे सर स्वेलअप हो जाने में
और ये बेस शीत बन जाने में हमने शीत तो हो गया एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ऐसे फ्लैटेंड, स्वेलअप हो गया, लीफ बेस ऐसा हो गया है गोल बटन। तो इन लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस बिकम सोलन, और ये फूल करके क्या कहलाता है, जब ये ऐसा बन जाता हम इसे बोलते हैं पल्विनस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि पल्विनस क्या है। तो इन लेगुमिनस प्लांट्स लीफ बेस becomes swollen, called pulvinus. What is pulvinus? अगर किसी ने कहा पल्विनस क्या है, इसी को दोबारा से लिख लेते हैं, बस इतना सा वर्ड भी बोलेंगे ना तब भी जवाब ठीक है, सोलन लीफ बेस। और आप बोल देंगे जैसे लाइक इन लेग्यूम्स, तो बिल्कुल पूरा बोल दिया आपने। तो कितनी भी जल्दी हो इतना भी आप लिख देंगे तो आपके सर एक में से एक देना चाहिए उन्हें, नहीं तो आधा तो देंगे ही। हो सकता है वो एक इसलिए रोक लें, आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा, एग्जाम्पल लेगुमिनस प्लांट लिख दिए देना। और लेगुमिनस प्लांट के भी कोई पूछ ले, वैसे तो कोर्स में नहीं है फिलहाल इस चैप्टर के अंदर, तो आप बोल देना पल्सेस, आप बोल देना ग्राम, आप बोल देना लेंटिल, आप बोल देना अल्फाल्फा, ठीक है, आप बोल देना किडनी बीन। आपने बोल देंगे सर प्लीज़ आप टेंशन मत लो, हमने बोल देना। फिर कोई पल्सेस की बात करे बोल देना उड़द, मूंग, सारे, मतलब लंबी लिस्ट है। फिलहाल लेगुमिनस प्लांट याद रखेंगे, ठीक है, 2 लाइन छोड़कर। लेमिना इज ए फ्लैटेंड part of the leaf. Lamina is the main site। देखिए फोटोसिंथेसिस तो पेट्यूल में भी होता है क्योंकि वो भी ग्रीन है। अगर फ्लावर कलरफुल है तो फोटोसिंथेसिस तो फ्लावर की कलरफुल लीव्स में भी है, यंग स्टम में भी। आपने देखा था लास्ट क्लास में कि यंग स्टम भी ग्रीन होता है, लेकिन जो मेन साइट है ना फोटोसिंथेसिस की, जहाँ सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल है, वो तो लेमिना है। लेमिना इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके अंदर वेन्स भी हैं। लेमिना possesses a main and prominent, दोनों को एक ही मीनिंग है कि एक सबसे जो मेन है, मोटी सी एक लाइन है, प्रोमिनेंट स्टॉक कॉल्ड मिडरिप। वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए सब कुछ। नेक्स्ट लाइन, मिडरिब ब्रांचेज इनटू या रेमिफाइज। रेमिफाई बहुत अच्छा मीनिंग है, यानी ब्रांच बनाना मतलब रेमिफाई। मिडरिब रेमिफाइज इनटू ब्रांचेस कॉल्ड वेन्स, फुल स्टॉप। द फाइन ब्रांचेज, इसकी भी फाइन ब्रांच है और पतली ब्रांच है। द फाइन ब्रांचेज ऑफ वेन्स आर कॉल्ड वेनलेट्स। 2 लाइन छोड़कर वेन के क्या फंक्शंस बताए थे आपने? कहा फंक्शन हमें याद है सर वेन्स के, तो हमने कहा सोचो जरा ध्यान से। फंक्शन ऑफ वेन्स, प्लांट्स की बात चल रही है, वेन हमारे अंदर भी हैं, आप जानते हैं ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1, वेन्स फॉर्म ए नेटवर्क, एक जाल बनाती हैं या इंडोस्केलेटन बनाती हैं। इंडो अंदर होता है, वो तो बहुत अच्छा वर्ड है, पर अगर आप खाली स्केलेटन भी लिख देंगे तब भी बहुत अच्छा है। इंडो और ज़्यादा अच्छा है। वेन्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ
और skeleton of a leaf and provide rigidity to the leaf. Second, veins also act as channels for transport of water, minerals and food materials. The food material synthesized during photosynthesis is also known as photosynthetes. तो photosynthetes भी कहते हैं जो फूड फोटोसिंथेसिस में बनता है. तो these are two main functions of the veins in the leaf. जल्दी कॉपी करिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. दो लाइन छोड़कर, पेटियोल इज ए स्टॉक ऑफ लीफ. दूसरा पॉइंट, अभी एक सेकंड आते हैं, कोई बाहर बोल रहा है. नेक्स्ट लाइन, पेटियोल हेल्प्स इन, सब कुछ सिखा दिया तब लिख रहे हैं, हेल्प्स इन होल्डिंग द लेमिना टू द लाइट. तो लाइट की तरफ ये होल्ड करके रखता है. अगला पॉइंट, जो थिन पेटियोल्स हैं, थिन, फाइन एंड फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ द लीफ ब्लेड मतलब लेमिना. तो दोनों को यूज करते रहा करो जिससे टच में रहे. लेमिना मतलब लीफ ब्लेड अलाउ द लीफ ब्लेड और लेमिना टू फ्लटर इन द विंड, देयर बाय, और क्या कराता है, देयर बाय द कूलिंग ऑफ लीफ या कूलिंग ऑफ द लीफ and bringing the fresh air to the leaf surface. तो these are the functions of the petiole. अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक दोबारा से ऊपर से लिखेंगे. दो लाइन छोड़कर हेडिंग डालिए, वेनेसन क्या है. अब ये डेफिनेशन हम नहीं बोल रहे, पर आपको एक लीफ दिखा रहे हैं. एक ये डाइकोट प्लांट की लीफ है. दिस इज द लीफ ऑफ द डाइकोट प्लांट. ये स्टम है, आपने कहा यस, ये स्टम है, तो ये नोड है, ठीक है. ये पेटियोल है, दिस इज द पेटियोल, ये लीफ बेस है, और ये लेमिना है. लेमिना में आपको मिडरिप दिखाई दे रही है, वेन दिखाई दे रही हैं, दीज आर द वेन्स. और वेनलेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, ब्रांच के ब्रांच, और एक जाल बना देती हैं. आपको एक पूरा जाल दिखेगा. आप आज एक काम करें या कल सुबह करना, 2 गमले ले लें या एक ही गमला ले लें. एक गमले में 4-5 बीज डाल दीजिए आप चने के, ग्राम के, और 4-5 वीट के दाने डाल दीजिए, गेहूं के दाने डाल दीजिए. रोज़ पानी देते रहिए सुबह शाम, ठीक है. 15-20 दिन बाद दोनों की लंबाई काफ़ी पौधों की इतनी हो जाएगी. एक पत्ता तोड़ना चने पे से, और सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ लाइट करके ऐसे देखना, उसमें आपको पूरा जाल दिखेगा कि जो ये वेनलेट्स है पूरा एक जाल बना रही हैं, जो वेनलेट्स है. और जाल को कहते हैं रेटिकुलेट. तो एक पूरा रेटिकुलेट बना रही हैं, आपको ये दिखेगा, प्रैक्टिकली दिखेगा.
नहीं तो आप जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे और आप यहाँ आएंगे तो आप हमें बताना, आप कहना सर हमें एक मोनोकोट लीफ दिखा दीजिए, हम आपको तुरंत बाहर से ढूंढ के ला के दिखाई देंगे, हमने लगवा रखा है। तो आप जब आएंगे या तो तब कर लेना इस काम को, नहीं तो आप अपने घर में कर लीजिए। फिर एक गेहूं की जो पौधा बना उसके जो सीडलिंग बनी उसका एक पत्ता तोड़ना, उसके अंदर आप क्या देखेंगे उस मोनोकोट के अंदर, या गन्ने की, अगर गन्ना आपके आसपास कोई बेचने आ जाता है तो उसकी भी एक पत्ती लेकर देख लेना, उसमें बिल्कुल ये जो वेन है, इसमें यूजुअली वेनलेट्स नहीं होती, ये जो वेन है ये पैरेलल रन कर रही होंगी, बिल्कुल पैरेलल, जैसे किसी ने स्केल रख करके लाइनों को ड्रॉ किया। तो यहाँ पर जो वेन है ये एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है, तो ये पैरेलल रन कर रही है। यहाँ पर वेनलेट्स एक रेटिकुलेट बना रही हैं। तो वेनेसन क्या है? वेन हो चाहे वेनलेट्स हो, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स? वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट क्या है? आपने कहा या तो वो नेटवर्क बना रही है या पैरेलल चल रही है, हमने जो भी है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड वेनेसन। तो वेनेसन क्या हुआ? एक अरेंजमेंट हुआ वेन का और वेनलेट्स का लैमिना के अंदर। ये दो तरह का होता है। अगर वेनलेट्स जाल बनाते हैं तो रेटिकुलेट वेनेसन है, इट इज फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट लीफ। और अगर ये पैरेलल रन करती हैं तो पैरेलल वेनेसन है, ये मोनोकोट में मिलती हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा वेनेसन्स क्या है। तो वेनेसन इज द फिनोमिना ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। तो यहां पर पहले ध्यान से देख लीजिए, दिस इज, इसकी भी जरूरत नहीं है इस टर्म की, लैमिना ही दिखा दिया काफी। वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, कहां पर? इन लैमिना अंडरस्टूड है। वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। तो व्हाट इज वेनेसन? ये कौन सी लीफ है? डाइकोट लीफ है, डाइकोटिलीडनस लीफ। दिस इज monocotyledonous leaf. What is veneson? The mode of arrangement of veins and वेनलेट्स within the leaf blade, means lamina, is called veneson. The mode of arrangement of veins and venolets in the leaf blade or lamina is called veneson. Veneson is of two types. Namely, number 1, reticulate veneson। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? डाइकोट की है। रेटिकुलेट वेनेसन कब कहते हैं? व्हेन वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क इन लीफ ब्लेड और लैमिना, कोमा लगाइए, इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। किस में पाया जाता है? डाइकोट में मिलता है। नेक्स्ट लाइन, रेटिकुलेट वेनेसन इज फाउंड इन डाइकोटिलीडनस
लीव्स, या लीफ ऑफ, इन द लीफ ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द लीव्स ऑफ, ये बेस्ट मेथड है, डाइकोटिलीडीनस प्लांट्स। पहले रजिस्टर में नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर फिर पैरेलल लिखते हैं। दो लाइन छोड़कर सेकंड, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कब बोलते हैं? व्हेन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन लीफ ब्लेड और लेमिना, कोमा लगाकर ब्रैकेट के बाहर, इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट लाइन, पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स। पहले ही रजिस्टर में नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालेंगे अगली, टाइप्स ऑफ लीव्स। पहले सब नोट डाउन करिए। दो लाइन छोड़कर हेडिंग डालिए कैपिटल लेटर में, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के टाइप बताइए। तो लीव्स के देखिए दो टाइप है, पहले समझ लेते हैं सारा। लीव्स के दो टाइप है, ठीक है। आपने कहा वो दो टाइप क्या है? हमने कहा एक लीफ सिंपल भी हो सकती है और एक लीफ कंपाउंड भी हो सकती है, यानी सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। अगर ये समझ में नहीं आया आपको टॉपिक तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में भी आएंगी बातें। देखिए एक सिंपल लीफ किसे कहते हैं, कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं। पहले हम एक सिंपल लीफ समझ लेते हैं। ये स्टम है, ठीक है, ये नोड है, दिस इज द नोड। ये या तो स्टम है और हो सकता है इसकी ब्रांच हो, और इट्स ब्रांच, क्योंकि रूट सिस्टम तो हम दिखा कर नहीं चल रहे, क्योंकि लीफ या तो स्टम पे होती है या ब्रांच पे होती है। और ये लेमिना है, ये पेटियोल है, लीफ बेस है, और ये एक्सिल है, और यहाँ पर ये एक्सिलरी बड है। दिस इज द एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, और दिस इज पेटियोल, दिस इज पेटियोल, ठीक। एक यहां भी बना लेते हैं, फिर ये देखेंगे कौन सिंपल है कौन कंपाउंड है। अभी दोनों एक सी बना रहे हैं हम, इससे ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक्सिलरी बड, दिस इज द नोड, लेमिना है, दिस इज द स्टम और इट्स ब्रांच, ठीक। आपने बिल्कुल ठीक सर, हमने दिस इज द मिड रिब, आपने कहा यस दिस इज द मिड रिब, ये मिड रिब है, यहाँ पर भी मिड रिब है। देखिए अब हम कहते हैं, हमने कहा दिस इज द सिंपल लीफ, ये एक सिंपल लीफ है। आपने कहा सर आप सर हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं सर, आप तो अगर इसे सिंपल बता रहे हैं तो इस सिंपल को कंपाउंड के नीचे भी लिख सकते हैं कि सर हमें भी तो आप बता दीजिए कि हम कैसे पहचानें कि सिंपल लीफ है। तो हमने देखे बहुत अच्छी सी पहचान बता रहे हैं, बड़ी सिंपल सी पहचान है सिंपल लीफ को पहचानने की। ये लीफ मार्जिन है, आपने हाँ जी, हमने लीफ मार्जिन स्मूथ है, क्या आपको स्मूथ लीफ, उस पर ध्यान मत दीजिए अब,
हमने क्या लीफ मार्जिन स्मूथ है, आपने कहा बिल्कुल स्मूथ है सर। हमने स्मूथ लीफ मार्जिन को क्या बताया था, रेड कलर से देखो अभी फॉसिल बच रहे हैं, तो आपने कहा इंटायर बताया था और आपने कहा था वैसे तो उसका मीनिंग संपूर्ण होता है। हमने ठीक है, आपको सब याद है। तो हमने कहा लीफ मार्जिन स्मूथ है, तो हमने कहा जिस लीफ का लीफ मार्जिन स्मूथ हो उसे सिंपल लीफ कहते हैं। कितनी आसान सी बायोलॉजी है। ए लीफ हैविंग स्मूथ लीफ मार्जिन इज कॉल्ड सिंपल लीफ। दूसरा, अगर ये लीफ मार्जिन इंसाइज्ड है, देखो इन सीजन का मीनिंग कट होता, कट। जैसे एक डॉक्टर भी सर्जरी के लिए काटता है ना, तो उसे ये नहीं कहता कि मैंने 2 इंच का कट दिया, वो कहता है मैंने 2 इंच का इंसीजन दिया। ये एक टेक्निकल वर्ड है, पर मतलब वही है कट। अगर ये लीफ इंसाइज्ड है, अगर इसमें इंसीजन भी है, जगह जगह देखो ऐसे कटे हुए हैं, अगर ये इंसीजन है तब भी सिंपल लीफ है। ऐसा नहीं कि लीफ मार्जिन स्मूथ है तभी वो सिंपल लीफ है। अगर लीफ मार्जिन इंसाइज्ड भी है, इंसाइज्ड भी है यानी जिसमें इंसीजन हो वो इंसाइज्ड, अगर ये इंसाइज्ड भी है पर कोई भी इंसीजन मिड रिब को टच नहीं कर रहा, देखिए कुछ इंसीजन कम गहरे हैं, कुछ बहुत डीपली इंसाइज्ड हैं, देखो काफ़ी गहरे हैं। बट चाहे ये वाला देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इंसीजन टच नहीं कर रहे मिड रिब को। तो वैन तब भी जब तक ये इंसीजन को टच ना, यानी इंसीजन मिड रिब को टच ना करे तब भी ये सिंपल लीफ है। ऐसा नहीं है कि एक लीफ मार्जिन में अगर एक लीफ मार्जिन स्मूथ है तभी वो सिंपल है, अगर वो इंसाइज्ड भी है तब भी वो सिंपल है। बट इंसीजन डू नॉट टच द मिड रिब। आपने अगर टच कर दिया होता, हमने करवा के देख लेते, अगर टच कर दिया होता सोच के देखिए अब जरा, क्या एक लैमिना छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में नहीं बट गए, छोटे छोटे लीफलेट नहीं बन गए? तो व्हेन इंसीजन रीच अप टू द मिडरिप, जब एक इंसीजन मिडरिप को टच कर देता है तो वो लैमिना को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पीसेस में, और इन छोटे छोटे पीसेस को लीफलेट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड लीफलेट्स। ये लीफलेट्स हैं। जैसे नीम, पापा जी से नीम की पत्ती मंगाना आप जरा एक टहनी, तो आपको ऐसे दिखेंगे, तो ये सारे ना लीफलेट होते हैं जिन्हें आपको लीफ लगता है, लीफलेट्स हैं। तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड लीफ कब कहते हैं? व्हेन इंसीजन रीच अप टू द मिडरिब एंड ब्रेक द लैमिना इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, सच लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। तो आपके सामने एक ये लीफ है, एक ये लीफ है, दोनों में फ़र्क ये है कि जिसका लीफ मार्जिन स्मूथ है या इंसाइज्ड है बट इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, तो उसे हम बोल देते हैं सिंपल लीफ। दिस इज द इंसीजन्स। और जब इंसीजन टच कर देते हैं मिडरिब को तो उसे छोटे छोटे पीसेस में बांट देते हैं और उन हर छोटे पीस को बोलते हैं लीफलेट। और जब एक कंपाउंड लीफ होती है यानी कि वो एक्सिस, ये मिडरिब देखो, अब ये मिडरिब नहीं कहलाती। मिडरिब तब तक मिडरिब है जब तक लीफ सिंपल है। जब लीफलेट बन जाते हैं, जब इंसीजन मिडरिब को टच कर देते हैं तो फिर वो मिडरिब नहीं कहलाती, फिर वो रैचिज कहलाती है। दिस इज कॉल्ड रैचिज। तो अगर हमने कहा ना इस लीफ के अंदर रैचिज है तो आप अपने आप समझ लेना कंपाउंड लीफ है। और रैचिज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रैचिज रिप्रेजेंट्स द मिडरिब। ऊपर लिख देते हैं साफ साफ, जरा बड़ा जगह है। रैचिज नोट कर लेना, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रैचिज रिप्रेजेंट्स द मिडरिब। ये मिडरिब को रिप्रेजेंट कर रही है पर टेक्निकली बोलते रैचिज है। तो व्हाट डू मीन बाय सिंपल लीफ? ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन लीफ मार्जिन इज आइदर स्मूथ एंड एंटायर और इंसाइज्ड बट इंसीजन्स डू नॉट टच द मिडरिब। दिस इज कॉल्ड सिंपल लीफ। व्हेन इंसीजन्स टच द मिडरिब, reach up to the midrib and breaking it into number of leaflets, this leaf is called compound leaf। आगे बात समझ में? आपने कहा अच्छे से आगे। हमने कहा एक क्वेश्चन बताइए फिर। हमने बताइए कंपाउंड लीफ कौन सी है, ए या बी है? आपने कहा दोनों एक सी दिख रही है, तो हमने सिंपल है कंपाउंड है। आपने दोनों कंपाउंड है। हमने कैसे कि सर देखिए दोनों में लीफलेट है, तो हमने आप कैसे पहचान रहे हैं लीफलेट है?
कैसे पहचान रहे हैं? लीफलेट, ये हम कह रहे हैं ये सिंपल लीफ है और ये कह रहे हैं लीफलेट है, तो पहचान क्या है सोच कर बताइए ना, पहचान क्या है लीफलेट में और लीफ में? एक लीफलेट भी वैसे दिखता है और सिंपल लीफ भी वैसी दिखती है। आप नीम के अंदर देख लेना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे लीफलेट कहूँ कि सिंपल लीफ कहूँ। तो पहचान ये है, ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से। ये तो है एक ब्रांच सिंपल लीफ की, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ सिंपल लीव्स। ये तो सिंपल लीव्स की ब्रांच है, अभी मिटा देंगे तो वैसे जर्नल लिख रहे हैं। और ये कंपाउंड लीफ है पूरी की पूरी, हमने कहा ये कंपाउंड लीफ है, ये एक पत्ती है और ये एक ब्रांच है पत्तियों की। आपने कहा हमें भी समझा दीजिए सर, तो हमने सुन लीजिए, हर सिंपल लीफ के एक्सिल में, यानी हर सिंपल लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड होती है। हमने यहाँ देखा, यहाँ भी एक्सिलरी बड है, यहाँ भी एक्सिलरी बड है, यहाँ भी एक्सिलरी बड है। तो हर सिंपल लीफ के अगर हर एक्सिल में एक्सिलरी बड है तो ये सिंपल लीफ हो गई, क्योंकि एक्सिलरी बड कंपाउंड हो या सिंपल लीफ उसके पेटियोल में है। यहाँ पर एक्सिलरी बड नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सिलरी बड नहीं है। यहाँ पर लीफलेट्स लैक द एक्सिलरी बड, अगर यहाँ पर एक्सिलरी बड है तो ये भी सिंपल लीफ है, पर हमें एक्सिलरी बड यहाँ दिखाई दी, एक्सिलरी बड यहाँ पर है, एक्सिलरी बड यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन लीफ लाइक दिख रही है स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब वो लीफलेट है। तो लीफलेट having no axillary bud. Where axillary bud are found? Axillary buds are found in the axial of petiole, of simple और compound leaf. सिंपल और कंपाउंड लीफ के पेटियोल के एक्सिल में ही एक्सिलरी बड होती है। लीफलेट्स नेवर बियर द एक्सिलरी बड। तो दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सारी बात समझ में आ गई? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई सर। हमने कहा अब कंपाउंड लीफ के टाइप सुन लेते हैं, इसको देख लीजिए। कंपाउंड लीफ के टाइप ध्यान सुन लेना। ये एक्सिलरी बड है, ये रैचिज है, ये लीफलेट है। तो जब लीफलेट रैचिज के दोनों तरफ मिले, यानी जब लीफलेट कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट हो, एक उधर एक उधर, इसे कंपाउंड तो बोलते हैं, पर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड, ये पिन्नेटली दिखाई है आपको, यानी कि व्हेन लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, व्हेन लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द रैचिज इज कॉल्ड पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और अगर ये पेटियोल है, ये लैमिना है, और ये लैमिना डिवाइड होकर छोटे छोटे लीफलेट बन गया है, यानी कि सारे लीफलेट एक पॉइंट पर अटैच है, पेटियोल की टिप पर अटैच है, और अपीयरेंस बिल्कुल ऐसे जैसे पाम की हो। जैसे ये पेटियोल है, ये लीफलेट जैसे पाम है, तो अपीयरेंस पाम जैसी दिख रही है, बिकॉज ऑल लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मीन्स दैट इज द टिप ऑफ द पेटियोल। तो ऐसी कंपाउंड लीफ को पामेटली बोलते हैं। तो दिस इज द पामेटली कंपाउंड लीफ। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड ऑफ द लीफ। दो तरह की कंपाउंड लीफ है। पिन्नेटली व्हेन लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, यानी रैचिस। व्हेन लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट द कॉमन पॉइंट दैट इज द टिप ऑफ द पेटियोल, सच लीफ इज कॉल्ड पामेटली। ये नीम में आपको दिखाई दे जाएगा आराम से, ये सिल्क कॉटन में दिख जाएगा। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो हम सिल्क कॉटन मंगा के आपको दिखाएंगे। अभी तो लॉकडाउन में हम ही कहीं नहीं जाते, ठीक है, तो आप भी कहीं मत जाइए, इवन यहाँ भी मत आइए। तो दो तरह के लीफ समझ में आई, सिंपल और कंपाउंड। फिर फर्दर कंपाउंड के दो टाइप समझ में आ गए। आपने कहा बिल्कुल आ गए, तो हमने कहा इसे सारा नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर कर, फिर इसकी सब कुछ थ्योरी में लिखेंगे। फिलहाल आप इसे भी नोट कर लेना हिंट में, ये हिंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे लिखेंगे दोबारा साफ बनाकर, पर वीडियो पॉज कर कर सारा नोट कर लीजिए साफ साफ।